हेलो स्टूडेंट, मैं हरदेश शर्मा आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज़ में हर दिन कुछ ना कुछ नया लेकर आता हूँ। आज भी हम कुछ नया सीखेंगे, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के बारे में कि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय क्या होता है, जिसे इंग्लिश में HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस भी कहा जाता है। HUF व्यवसाय जो है वह एक विशेष प्रकार का संगठन स्वरूप होता है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि स्टूडेंट, ये वाला जो बिजनेस है वह केवल व्यवसाय भारत में ही पाया जाता है और ये हमारे देश का सबसे पुराना स्वरूप का व्यवसाय है। यानी भारत में काफ़ी समय से जब व्यवसाय का चलन हुआ तब से HUF व्यवसाय जो है वह लगातार चल रहा है और वर्तमान में भी ये व्यवसाय हमें देखने को मिल जाता है। इसका अभिप्राय है कि उस व्यवसाय से है जिसका स्वामित्व और संचालन एक संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्य करते हैं। यानी एक प्रकार का ये ऐसा व्यवसाय है जिसमें उसका स्वामित्व और उसका संचालन करने का कार्य उस संयुक्त हिंदू परिवार के सभी सदस्य मिलकर के करते हैं और इसका प्रशासन हिंदू कानून के द्वारा ही होता है। एक परिवार विशेष में जन्म लेने पर ही वह व्यक्ति उस व्यवसाय का क्या बन जाता है? सदस्य बन जाता है। यानी उस HUF परिवार की सदस्यता प्राप्त करने के लिए एकमात्र उपाय है कि आपको उस परिवार में जन्म लेना होगा। आप तभी उस परिवार के सदस्य बन सकते हैं और उस व्यवसाय के सदस्य बनकर के कार्य कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट और है कि यह 3 पीढ़ियों तक व्यवसाय का सदस्य बना रह सकता है। कोई भी परिवार में जो जन्म लेने वाला सदस्य है वह लगातार 3 पीढ़ियों तक ही उस व्यवसाय का सदस्य रह सकता है। 3 पीढ़ियों का मतलब है कि दादा, उसके बाद पिताजी और पिताजी के बाद वह स्वयं लड़का, यानी वह स्वयं पिता और दादा, ये 3 सदस्य इसके अंदर शामिल होते हैं। 3 पीढ़ियाँ इसके अंदर शामिल होती है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि इस व्यवसाय HUF व्यवसाय में परिवार का मुखिया ही इस व्यवसाय का नियंत्रण करता है। यानी जो दादाजी हैं वो उस व्यवसाय के मुखिया होंगे परिवार के साथ साथ, और वही उस व्यवसाय का नियंत्रण भी करेंगे। या फिर हम कह सकते हैं उस परिवार का सबसे बड़ा सदस्य ही इस व्यवसाय का मालिक होता है, जिसे हम कर्ता कहते हैं। और बाकी के सभी सदस्य का उन पूर्वजों की संपत्ति में बराबर का स्वामित्व होता है। यानी जब उसकी हिस्सेदारी होगी या बटेंगे तो सभी सदस्यों को बराबर बराबर हिस्सा प्राप्त होगा उस व्यवसाय से। इस स्थिति में उन्हें सभी को जब बराबर बराबर पैसा मिलता है, स्वामित्व मिलता है, तो वह सह समांशी यानी बराबर, सम अंश यानी बराबर बराबर हिस्सा उन्हें मिल जाता है। इसलिए इन्हें सह समांशी भी कहा जाता है। अब आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। उस डायग्राम में आपको संयुक्त हिंदू परिवार की एक झलक दिखाई गई है, जिसमें दादाजी हैं, उनके कुछ बेटे हैं दिखाई दे रहे हैं, उनकी बहुएं हैं, और उनके जो तीसरी पीढ़ी का जो सदस्य, जो बच्चे हैं, दादाजी के पोते जो हैं, वो भी दिखाई दे रहे हैं। यानी ये 3 पीढ़ियाँ इस व्यवसाय को लगातार चलाती है और संभालती है। कभी कभी आपने फिल्मों में या सीरियल्स में या अपने आसपास ऐसा सुना होगा, देखा होगा कि कुछ व्यापारिक संस्थाएं जो होती है उनमें जब घर का छोटा बच्चा दुकान पर किसी कार्य से आता है तो वहाँ दुकान के जो नौकर होते हैं या मुनीम होते हैं वो उस छोटे बच्चे को उसे छोटे मालिक का संबोधन देते हैं। यानी वह भी उस व्यवसाय का मालिक है, अभी नहीं है लेकिन आगे जाकर के वह उस दुकान का मालिक बनेगा। तो इस प्रकार इस डायग्राम से हमें ये समझ में आता है कि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय क्या होता है। अब हम बात करेंगे संयुक्त हिंदू परिवार की लक्षण और विशेषताओं के बारे में कि ऐसी कौन कौन सी लक्षण और विशेषताएं HUF परिवार में पाई जाती है। सर्वप्रथम बात करेंगे निर्माण की कि निर्माण किस प्रकार होता है। HUF के अंदर परिवार में कम से कम 2 सदस्यों होने चाहिए और वह पैतृक संपत्ति उनके पास होनी चाहिए जो उन्हें एक विरासत के रूप में प्राप्त हुई हो। ये सभी चीज़ें आवश्यक होती है।
फिर बात करेंगे व्यवसाय के लिए किसी भी प्रकार के अनुबंध की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसमें सदस्यता जो होती है वह जन्म के कारण ही मिलती है। हम बाहर से किसी व्यक्ति को इसमें शामिल नहीं कर सकते हैं। जो भी सदस्य होंगे वे उस परिवार के ही होंगे। और यह हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के द्वारा ही शासित किया जाता है कि उत्तराधिकारी जो भी उस परिवार के उत्तराधिकारी होंगे वही उस व्यवसाय को आगे लगातार निरंतर संचालित करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है दायित्व का, कि संस्था में दायित्व किन किन लोगों का कैसा कैसा रहेगा। यहाँ पे कर्ता को कहते हैं मुखिया। परिवार का मुखिया और व्यवसाय का मालिक एक ही होता है। तो उस कर्ता को छोड़कर अन्य सभी सदस्यों का दायित्व व्यवसाय के लिए सहसमांशी संपत्ति में उनके अंश तक सीमित होता है। यानी हम ये समझेंगे कि सदस्यों का दायित्व सीमित होता है और कर्ता का दायित्व असीमित होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है नियंत्रण, कि इसमें नियंत्रण कैसा होगा। परिवार के व्यवसाय पर कर्ता का ही नियंत्रण होता है, जो मुखिया होता है उसका नियंत्रण होगा और वही सभी प्रकार के निर्णय लेता है, वही व्यवसाय के प्रबंधन का कार्य करता है और वह उसके लिए अधिकृत होता है, ऑथोराइज्ड पर्सन होता है। उसके निर्णयों से दूसरे सभी सदस्य बाध्य होते हैं। यानी कि आप दादाजी को अपनी तरफ से कोई सुझाव देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन उस सुझाव को मानना है या नहीं मानना है उसका निर्णय केवल कर्ता यानी कि दादाजी का ही रहेगा। अब बात करते हैं निरंतरता की। एकल व्यवसाय में सबसे बड़ी कमी यही थी कि व्यवसाय का समापन व्यक्ति के साथ ही हो जाता था, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि कर्ता की मृत्यु होने पर भी व्यवसाय लगातार निरंतर चलता रहता है, उसका कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है, क्योंकि सबसे बड़ी आयु का अगला सदस्य जब कर्ता बनता है उसका स्थान ले लेता है। यानी जब दादाजी नहीं होते हैं तो उनके स्थान पर कौन आ जाता है, व्यवसाय का कर्ता पिताजी बन जाते हैं। इस प्रकार ये व्यवसाय निरंतर चलता रहता है, जिससे व्यवसाय में स्थिरता बनी रहती है और सभी सदस्यों की संयुक्त स्वीकृति से ही व्यवसाय को समाप्त किया जा सकता है। यानी अगर मान लो किसी कारण से व्यवसाय को समाप्त भी करना हो तो सभी सदस्य आपस में सहमति लेकर के कर्ता के साथ मिलकर उस व्यवसाय को समाप्त कर सकते हैं, उसे बंद कर सकते हैं। बात करते हैं नाबालिग सदस्यों की। नाबालिग सदस्य यानी जिसकी आयु 18 प्लस यानी 18 साल से कम की हो, वह नाबालिग सदस्य कहलाते हैं। यानी अंडर 18 इसके अंदर शामिल होते हैं। और 80 प्लस जो लोग होते हैं वो वयस्क व्यक्ति होते हैं, इसका हमें ध्यान रखना है। व्यवसाय में व्यक्ति का प्रवेश हमेशा संयुक्त हिंदू परिवार में जन्म लेने के कारण ही होता है, इसलिए नाबालिग व्यक्ति भी व्यवसाय के सदस्य होते हैं। 2 साल का लड़का, 1 साल का लड़का, 10 साल का लड़का भी व्यवसाय का मालिक होता है, जो आगे चल कर के व्यवसाय में सदस्य के द्वारा उस व्यवसाय का मालिक बन जाएगा। अब हम बात करते हैं HUF परिवार के गुण यानी कि लाभ के बारे में। पहला है प्रभावशाली नियंत्रण। इसमें कर्ता के पास ही निर्णय लेने के पूर्ण अधिकार होते हैं और इसमें सदस्यों में पारस्परिक मतभेद नहीं होता है, क्योंकि उनमें से कोई भी उसके निर्णय लेने के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करता है। इस कारण निर्णय शीघ्र लिए जा सकते हैं और उनमें लचीलापन भी होता है। यानी दादाजी जब निर्णय लेते हैं तो पिताजी और हम खुद भी उनके सामने नहीं बोलते, इसलिए जो भी निर्णय होता है वो शीघ्र लिया जा सकता है। और लचीलापन इस प्रकार है कि जो हम सुझाव देते हैं और सुझाव अगर दादाजी को पसंद आते हैं तो वह उसमें परिवर्तन भी समय पर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्थायित्व का, यानी कर्ता की मृत्यु से व्यवसाय पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि अगली अधिक आयु का व्यक्ति उसका स्थान ले लेता है और व्यवसाय का कार्य समाप्त नहीं होता है और व्यवसाय लगातार निरंतरता के द्वारा चलता है और किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं होता है। नेक्स्ट है सदस्यों का सीमित दायित्व। इसमें कर्ता को छोड़कर अन्य सभी सह समांशों का दायित्व व्यवसाय में उनके अंश तक ही सीमित होता है
इसलिए उनके जोखिम स्पष्ट होते हैं और निश्चित होते हैं, जबकि कर्ता जो होता है उसके जो दायित्व होते हैं वह असीमित होते हैं। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है निष्ठा और सहयोग में वृद्धि। क्योंकि व्यवसाय को एक परिवार के सदस्य ही मिलकर चलाते हैं, इसलिए एक दूसरे के प्रति अधिक निष्ठावान होते हैं। यानी उन्हें अब एक दूसरे पर ट्रस्ट होता है कि ये व्यक्ति जो कार्य कर रहा है वो पूर्ण निष्ठा से कर रहा है, ईमानदारी से कर रहा है, और व्यवसाय का विकास उस परिवार की मिलजुल कर उपलब्धि होती है। इसके लिए उन्हें ये गर्व की बात होती है और वह ऐसा मानते हैं कि हम परिवार के लोग ही इस व्यवसाय को चला रहे हैं और सभी सदस्यों एक दूसरे से श्रेष्ठ सहयोग प्राप्त करते हैं। इतना सब कुछ अच्छा होने के बाद भी HUF की कुछ ना कुछ सीमाएं, कुछ ना कुछ कमियां रह जाती है। उन कमियों को समझाया गया है। पहली कमी है सीमित साधन। HUF परिवार मूल रूप से पैतृक संपत्ति पर ही आश्रित होता है। इसके सामने उनके पास एक सीमित पूंजी की समस्या हमेशा बनी रहती है। यानी जितनी उन्हें पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त होगी उतने का ही वो व्यवसाय कर सकते हैं, उससे अधिक पूंजी उनके पास नहीं होती है। ऐसा होने से उस व्यवसाय के विस्तार की संभावना भी कम हो जाती है। दूसरा है कर्ता का असीमित दायित्व। यानी कर्ता जो होगा उसका दायित्व हमेशा असीमित होगा। कर्ता पर न केवल निर्णय लेने, प्रबंध करने का उत्तरदायित्व का बोझ होता है, बल्कि उस पर असीमित दायित्व का भी भार आ जाता है। यानी बाकी सभी के दायित्व सीमित होंगे, लेकिन कर्ता के ही दायित्व हमेशा असीमित हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में व्यवसाय के लिए अगर यदि कोई ऋण लिया जाता है तो उस ऋण को चुकाने के लिए केवल कर्ता की निजी संपत्तियों का उपयोग भी किया जा सकता है और बाकी सदस्यों की संपत्तियों को नहीं छेड़ा जाएगा। फिर है कर्ता का प्रभुत्व। कर्ता अपनी प्रभुत्वता रखता है। कर्ता अकेला ही व्यवसाय का प्रबंध करता है, जो कभी कभी अन्य सदस्यों को स्वीकार नहीं होता है। जैसे कि दादाजी पुरानी परंपराओं पर आधारित जीवन शैली रखते हैं, तो व्यवसाय के लिए जो नया परिवर्तन, नव प्रवर्तन किया जाता है तो दादाजी उससे सहमत नहीं होते हैं। तो कभी कभी ये असहमतता के कारण दादाजी और पोते में या उनके बेटों में आपसी टकराव हो जाता है और यहाँ तक कि परिवार की इकाई भी हमेशा के लिए भंग हो सकती है। इस चीज़ का भी इसमें परेशानी देखी गई है। नेक्स्ट है सीमित प्रबंध कौशल। सीमित प्रबंध कौशल का मतलब है ये आवश्यक नहीं है कि कर्ता जो होता है, जो मालिक होता है, वही सभी क्षेत्रों का विशेषज्ञ हो। इसलिए व्यवसाय को उसके मूर्खतापूर्ण निर्णय के परिणाम भी भुगतने होते हैं। दादाजी अपनी पुरानी रूढ़िवादिता के अनुसार सभी क्षेत्रों के विशेषज्ञ नहीं हो सकते और कभी कभी उनकी निर्णय में मूर्खतापूर्ण कार्यों के कारण व्यवसाय को, फैमिली को उनके निर्णयों से हानि के परिणाम भी भुगतने होते हैं। और यदि वह प्रभावी निर्णय नहीं ले पाता है तो उससे वित्त की संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि कम लाभ होना या व्यवसाय को हानि हो जाना। अंत में हम ये कह सकते हैं कि संयुक्त हिंदू परिवार HUF व्यवसाय ढलान की ओर है, क्योंकि आज वर्तमान देश में संयुक्त हिंदू परिवारों की संख्या कम होती जा रही है और ये व्यवसाय धीरे धीरे सीमित होता जा रहा है। आज की क्लास में हमने HUF के बारे में विस्तार से पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। थैंक यू।